ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज की चीफ दादी जी, दादी जानकी जी, जो 103 वर्षीय है, वो हमेशा हमसे 3 बार ओम शांति कहती। पहली बार ओम शांति कहने से हम सभी लाइट हो जाते हैं। दूसरी बार ओम शांति कहने से हमारे अंदर माइट आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और तीसरी बार ओम शांति कहने से हमारे आसपास सब कुछ राइट हो जाता है। इसलिए आप सभी भी प्रेम से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर तथा ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम राजस्थान के CDPO और सुपरवाइजर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, शुभ स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के श्रेष्ठ सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सभी तहे दिल से आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे बगीचा की शोभा है फूलों से, जैसे रात्रि की शोभा है चंद्रमा और तारों से, ऐसे हमारी मंच की शोभा है हमारे आज के वक्ताओं से। इसलिए मैं मंच को सुशोभित करने के लिए वक्ताओं से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा जी, चेयरपर्सन मीडिया विंग, आदरणीय सिरोही ज़िला परिषद की CEO मिस शुभम चौधरी जी, वो हमारे बीच कुछ मिनटों में पधार रही हैं। आदरणीय कोमल भाई जी, आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बहन कमला परमार जी, डिप्यूटी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सिरोही, बहन अंकिता राज पुरोहित, असिस्टेंट डायरेक्टर, ओम शांति, 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम
हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का होम, विकृतियों का होम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऑलमाइटी परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण में एकत्रित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मंचासीन महान विभूतियों का स्वागत करने हेतु मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वह मंच पर आएं और पुष्पगुच्छों से स्वागत, सत्कार और सम्मान करें तथा बैच पहनाकर सभी को सम्मानित करें। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है और आप सबसे अनुरोध है, करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। मिस शुभम चौधरी जी, सीईओ जिला परिषद सिरोही, उनका स्वागत हो रहा है। आदरणीय भ्राता राजयोगी करुणा भाई जी, आदरणीय भ्राता कुशल कोठारी जी, सेक्रेटरी यूआईटी आबू, आदरणीय भ्राता नितिन गहलोत, सीडीपीओ आबू रोड, आदरणीय कोमल भाई जी, एचओडी पीस न्यूज़ ब्रह्मा कुमारीज, बहन कमला परमार, डिप्यूटी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सिरोही, कमला जी का स्वागत है। बहन अंकिता राज पुरोहित, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप इन्हें लंच के बाद 3 से 4 इनको सुनेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फूलों और बाजों से स्वागत सत्कार के बाद अब गीत संगीत के माध्यम से आपकी श्रद्धा जगाने आ रहे हैं, आपका स्वागत करने आ रहे हैं, प्रभु प्रीत सिखाने आ रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप के आदरणीय भ्राता सतीश भाई जी और भूपेंद्र भाई। आपकी विशेषता है कि आप अपने गीत खुद लिखते हैं, स्वयं ही धुन देते हैं और स्वयं गाते हैं। अनुरोध है मधुर वाणी ग्रुप से कि अपने सुरों से सभा में उमंग उत्साह भर दें और सबका स्वागत सत्कार करें। सतीश भाई, भूपेंद्र भाई अब अपने सुरों से स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे सतीश भाई का और भूपेंद्र भाई का।
बच्चों का, क्या महिलाओं क्या बच्चों का, सबका होना कल्याण है। सिर ताज बनाने भारत को आ गया स्वयं भगवान। क्या शंखनाद परिवर्तन का, किया शंखनाद परिवर्तन का, होना निश्चित उत्थान है। ये शुभागमन वरदान है, शुभ स्वागत है, सम्मान है। क्या महिलाओं क्या बच्चों का, तालियों के साथ आप स्वागत करें। शारीरिक हो सामाजिक हो, सबको मानसिक स्वास्थ्य मिले। संपूर्ण स्वास्थ्य तब पाएंगे जब आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य मिले। अध्यात्म सशक्तिकरण से ही, अध्यात्म सशक्तिकरण से ही मिलना ये लक्ष्य महान है। ये शुभागमन वरदान है, शुभ स्वागत है, सम्मान है। क्या महिलाओं क्या बच्चों का, सही समय पर सही दिशा में सही जगह पर आए हैं। सही सोच से सेवा पथ पे अपने कदम बढ़ाए हैं। भगवान के मेहमान हैं, भगवान के मेहमान हैं। भगवन बना मेजबान है। ये शुभागमन वरदान है, शुभ स्वागत है, सम्मान है। क्या महिलाओं क्या बच्चों का, यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एकमेव महिलाओं द्वारा संचालित यह शिक्षालय। यह राजयोग मंगलकारी, यह राजयोग मंगलकारी, होना नवयुग निर्माण है। ये शुभागमन वरदान है, शुभ स्वागत है, सम्मान है। क्या महिलाओं क्या बच्चों का, सबका होना कल्याण है। साराज बनाने भारत को आ गया स्वयं भगवान। किया शंखनाद परिवर्तन का, होना निश्चित उत्थान है। ये शुभागमन वरदान है, शुभ स्वागत है, सम्मान है। शुभ स्वागत है, सम्मान है, शुभ स्वागत है, सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने सुरों से सब में उमंग उत्साह भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फूलों से स्वागत के बाद, सुरों से स्वागत के बाद, अब शब्दों से स्वागत की बारी है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भ्राता कोमल भाई जी, जो पिछले 23 साल से ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय सेवाओं में जुड़े हैं और 16 साल से हेडक्वार्टर्स में बेस्ड हैं। आप पीस न्यूज़ के
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और मासिक पत्रिका शिव आमंत्रण के आप एडिटर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के पीआरओ हैं। भ्राता कोमल भाई जी से अनुरोध है कि सब पर स्वागत पुष्प बरसाएं। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि ओम शांति आप लोग बोलते रहिए तो थोड़ी एनर्जी आती रहेगी। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षा दादी रतन मोहिनी जी अभी हमारे बीच में कुछ ही देर में पहुंच रही हैं, जो इस संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। और हमारे ज़िले की सीईओ शुभम चौधरी जी हमारे बीच में हैं। करुणा भाई जी हमारे इस संस्थान के वरिष्ठ हैं, मैनेजमेंट कमेटी के और मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष हैं। नितिन गहलोत जी और कुशाल कोठारी जी और आप विभाग से संबंधित लोग, चंदा बहन। आज का दिन हम लोगों का स्वागत का तो नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। और संयोग ऐसा रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे संस्थान से गहरा संबंध था और वो 3 बार माउंट आबू आए भी थे। जब वो पूर्व विदेश मंत्री थे तब 1989 में पहली बार आए थे, जब हमारे ओम शांति भवन माउंट आबू में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। तब उनका बहुत ओजस्वी वक्तव्य था। उसके बाद 95 में आए थे, उसके बाद एक बार और आए थे। और यही नहीं, माउंट आबू में उनकी बसने की इच्छा भी थी। वो चाहते थे कि माउंट आबू में रहूं, यहाँ पे एक मकान लेना चाहते थे। उनको मनाली, अल्मोड़ा और उसके बाद माउंट आबू ज़्यादा प्रिय था। लेकिन ये तो ईश्वर की भावी है। हमारे संस्थान से लोग भी आज वहाँ श्रद्धांजलि देने गए हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सिर्फ लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचते थे, और जो हम लोगों का आज का कार्यक्रम है ये भी कल्याण अर्थ ही है। तो इस कल्याण अर्थ कार्यक्रम में उनके संकल्पों का एक हम लोग बीज आज रोपित करेंगे कि जो उनके सपने थे जब उन्होंने योजनाएं चलाई थी, तो उनको था कि नहीं, हर बच्चा, हर महिला सशक्त बने। उसी का आज बीजारोपण है। तो इस लिहाज से भी स्वागत की चूँकि श्रृंखला है, तो हम सबसे पहले अपनी सीईओ शुभम चौधरी जी का स्वागत करते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले की जो मुखिया हैं, कप्तान, जिनको जिला कलेक्टर कह लीजिए, वो भी महिला हैं। आप सीईओ हैं, आप भी महिला हैं। हमारे ज़िले की जो प्रमुख हैं वो भी महिला हैं, और जो हमारी पीआरओ हैं वो भी महिला हैं। और एक ऐसे संस्थान में आप हैं जो दुनिया भर में महिलाएं जिसका संचालन करती हैं। एक ब्रह्मा कुमारीज एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मुखिया सिर्फ बहनें हैं, और वो हेडक्वार्टर यहाँ माउंट आबू और यहाँ आबू रोड में है। इसमें आप इस कार्यक्रम में पधारी हैं, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। इसके बाद करुणा भाई हैं, हमारे संस्थान के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। बाबा जब थे तब से आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, और जितना हमारे मीडिया का आज एक्सपेंशन हुआ है, और जो ब्रह्मा कुमारीज के जो अपना चैनल चलते हैं, हमारे मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष हैं, और जो मैनेजमेंट कमेटी हमारे उसमें सीनियर सदस्य हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आपने समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ कुशाल कोठारी जी हैं। जैसा नाम उनका कुशाल कोठारी है, सच में वो बहुत कुशल, अपने कार्यों में दक्ष हैं। उनके पास बहुत सारे चार्ज रहते हैं, फिर भी वो बहुत हल्के रीति से काम करते हैं। आप यूआईटी के सेक्रेटरी आप पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन गहलोत जी सीडीपीओ हैं, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आज के कार्यक्रम में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो हमारी डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो लोग हैं संबंध विभाग के, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। और आप लोग, सबसे ज़्यादा स्वागत आप लोगों का है, क्योंकि आप पूरे राजस्थान में अगर महिलाओं और बच्चों की अगर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अगर उत्थान में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो वो आप लोग हैं जो ग्रास रूट पे जाके उनको पानी देते हैं, जल देते हैं, उनको सींचते हैं, उनको पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं। और माँ बाप का तो दायित्व होता ही है, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा दायित्व आप लोगों का होता है जो निर्वहन करते हैं। तो आप लोग आज यहाँ पे आए हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। और साथ में चंदा बहन का जो बहुत कुशल संचालन कर रही हैं, और हमारे बीच में भरत भाई थे वो नहीं आ पाए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जो हमारे महिला प्रभाग है और जो सोशल एक्टिविटी ग्रुप है जिसके संयुक्त तत्वाधान में ये हो रहा है,
संयोग से इस कार्यक्रम के उद्घाटन में माननीय मंत्री जी को आना था, अनिता बघेल जी को, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जी का देहावसान होने के कारण वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन हम लोग जो 2-3 दिन जो प्रशिक्षण होगा, ये उस प्रशिक्षण में सबसे बड़ा फोकस ये होगा, जो मुझे जहाँ तक मुझे ज्ञान है, कि लोगों का कुपोषण दूर कैसे किया जाए, बच्चों का, महिलाओं का। और उस कुपोषण को दूर करने का जो जरिया होगा वो हम खुद होंगे, क्योंकि अगर हम लोग हेल्दी होंगे बहुत मन से, तन से, विचारों से, तो ही हम दूसरे को हेल्दी बना सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार, पोषण तभी दे सकती है जब उसके अंदर वो चीज़ें होंगी। और यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे आपको उसमें हेल्दी होने का एक अवसर मिलेगा, वो सोचने का अवसर मिलेगा कि एक्चुअली कुपोषण है क्या। क्या कुपोषण सिर्फ बच्चे को अनाज देना ही कुपोषण नहीं है, या उनको फीस कापी या उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना ही कुपोषण है, या कुछ और है। वो चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। क्योंकि कुपोषण आदमी सबसे पहले मन से होता है, संस्कारों से होता है, विचारों से होता है। और जिसके मन, संस्कार और विचार अगर कुपोषित हैं तो वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। भले वो पैसे जुटा लेगा, लेकिन जिस मकसद से जुटाएगा वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। वो चीज़ आपको यहाँ देखने को और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीखने को मिलेगी। और जो आपके प्रशिक्षक हैं वो आपको बताएंगे, और हमारी बहनों से भी हम लोगों ने कहा है कि वो भी आपको ज़रूर इसके बारे में बताएं कि एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज, एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बने, कैसे कुपोषण को हमेशा जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, उसके बारे में विचार विमर्श होगा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे राजयोग, ज्ञान, ध्यान सब कुछ बिल्कुल हेल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप कैंपस में प्रवेश किए हैं, आप 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगी। यहाँ की व्यवस्था, खाना पीना, रहना, हर चीज़ आपको बिल्कुल एक अलग ढंग में मिलेगा। कोई अलग व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ हर आदमी अंदर से सशक्त है, हर तरीके से वो मजबूत है, हर तरीके से हेल्दी है। इसलिए उसके जो आउटपुट निकलते हैं वो बिल्कुल हेल्दी निकलते हैं। आपको किसी को ये कहते हुए नहीं देखेंगे आप कि पानी ले आओ, टाइम हो गया है, खाना ले आओ, टाइम हो गया है, बिजली नहीं है, चाय नहीं है, दूध नहीं, कोई नहीं। क्योंकि वह आदमी अंदर से इतना हेल्दी है कि उसके सारे कुपोषण खत्म हो गए हैं। तो इसलिए उसका आउटपुट जो निकल रहा है वो बिल्कुल सशक्त निकलेगा, वो आपको बहुत प्रभावित करेगा। तो ऐसा ही इन्वायरमेंट हमें गाँव में, बच्चों में, परिवार में, समाज में फैलाना है, ताकि समाज से वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं जिसकी वजह से आदमी आज कुपोषित हो रहा है। कुपोषित सिर्फ बच्चे नहीं हैं, कुपोषित हर कोई है। आप अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं तो आप भी कुपोषित हैं, क्योंकि हमारा संस्कार दूसरे के बारे में बुरा सोचना नहीं है। क्योंकि जब आप बुरा सोचेंगी दूसरे के बारे में तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहले आपको होगा, क्योंकि वो कुपोषण जो सोचने की जो शक्ति होगी वो आपको सबसे पहले डैमेज करेगी। तो अगर हमारे अंदर ये वृत्तियां हैं कि हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, किसी का हम भला नहीं कर सकते, किसी का हम परोपकार नहीं कर सकते, तो जो दूसरे के बारे में अगर ऐसा नहीं सोचता तो सबसे पहले वो अपने बारे में नहीं सोच सकता है। तो जब हम अपने बारे में सोचेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करें, तो निस्संदेह जब आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, निश्चित तौर से आपसे निकलने वाला हर शब्द, हर बोल, हर सोच लोगों के हर तरह के कुपोषण को दूर करेगा। ऐसा यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन जो हमारी सिस्टम है, जो विधि है, जो एक विद्या है, वो आदमी को अंदर से इन कुपोषण को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो सीखने को मिलेगा। और मेरे आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस सेशन तो अटेंड जरूर करें, लेकिन अगर इस तरह के ध्यान योग के सत्र हों तो उससे भी आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपकी जीवन में आध्यात्मिक से लेकर आर्थिक तरक्की तक हर चीज़ में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि जो आपके द्वारा नुकसान हो रहा है, जाने अनजाने कहीं न कहीं लीकेज है, वो सारी चीज़ें बंद होगी और एक आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और दूसरे को अच्छा इंसान बनाने में भूमिका आप लोग निर्वहन करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों का प्रशिक्षण पूरे राजस्थान के लोगों की भाग्य का रेखा लिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप लोग जो आज सभा में उपस्थित हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल भाई जी का। स्वागत वाणी बोलकर सबको दिए वरदान, शुभ भावना है मन में कि सबका हो कल्याण। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय भ्राता
नितिन गहलोत जी को। यह त्रिदिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आयोजित की गई है राजस्थान के सीडीपीओ और सुपरवाइज़र्स के लिए, तो आप सीडीपीओ के आबू रोड के आप सीडीपीओ हैं और आपसे अनुरोध है कि आज के इस शुभ अवसर पर इस संपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप उद्देश्य बताएंगे। तो करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे नितिन भाई का, वो हमें कुछ आदेश, उद्देश्य और संदेश देंगे। श्रीमान कुशल जी कोठारी, यूआईटी सेक्रेटरी, राजयोगी बीके करुणा जी और हमारे जिले के प्रमुख प्रतिनिधि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मैडम और महिला अधिकारिता से अंकिता जी। जैसा कि अभी कोमल जी ने बताया आपको कि सभी राजस्थान से मेरे सभी साथीगण यहाँ पर आए हैं, उनका आने का और यहाँ पे ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य रहेगा उसके बारे में उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया। जैसा कि मुझे ऐसा कहा गया कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आपके साथीगण जो आएंगे उनको एक मैसेज देना है कि यहाँ पे आपका प्रशिक्षण जो अब आप जो करने जा रहे हैं उसको आपको किस तरह से आपके विभाग के जो योजनाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसको किस तरह से वो निभा पाएँ, उनको कैसे अंदर से सशक्त बनाया जाए। तो मैं कुछ इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं चूँकि आबू रोड में हूँ और ब्रह्म कुमारी से और यहाँ पे होने वाली गतिविधियों से मैं परिचित हूँ। मैंने यहाँ पे जैसा कि मैंने जो मेरा अनुभव है कि जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ जो भी आयोजित की जाती है उसमें आपकी ओर से जिस तरह का सुनने वालों को जो इनपुट मिलता है और उसके बाद में वो अपने जीवन में उतारते हैं और जीवन में उतारने के बाद में जिस तरह से वो अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो ऐसा दृष्टिकोण हमारे मंत्री महोदया ने भी सोचा था कि इस तरह का दृष्टिकोण। ओम शांति। सभी से निवेदन है कि आप खड़े होकर और आदरणीय दादी जी का स्वागत करें। आप जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी हैं। मैं अपनी बात को आगे निरंतर करना चाहूँगा। जैसा कि मैं यही बता रहा था कि हमारा जो विभाग का जो मुख्य लक्ष्य है, जो कल्याण का जो हमारा लक्ष्य है, महिला और बच्चों के कल्याण की जो हम जिस पर्पस से हम लोग काम करते हैं और उसी पर्पस को हाईलाइट भी किया है अभी जो इन्होंने बहुत ही सुंदर गीत गाया, क्या महिलाओं क्या बच्चों का सबका होना कल्याण है। तो इसी में ही हमारे विभाग की आप देख सकते हैं पूरी थीम जो है वो दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न योजना, विभिन्न कार्यक्रम, सभी का अपना उद्देश्य होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है जहां वो पिन पॉइंट होते हैं वो होते हैं कल्याण पे, और वो है कल्याण महिलाओं और बच्चों का। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हमें भी कुछ अंदर से सशक्त होना होगा। सशक्त होने का ये सुअवसर ब्रह्म कुमारी की ओर से हमें मिला, हमारे माननीय मंत्री महोदया के प्रयास से हमको ये मिला। तो निश्चित रूप से हम इस सुअवसर का भरपूर उपयोग करेंगे और उसके बाद जिस लक्ष्य के लिए हम अग्रसर हैं उसको बहुत सुनिश्चित तरीके से और बहुत सहज तरीके से करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि चूंकि हमारा विभाग एक तरह का कह सकते हैं कि चैलेंजेस डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट
जिसे कहते हैं कि जनसंख्या का जो हम प्रतिनिधित्व जो हमारी पीढ़ी करने वाली है, मेरा मतलब है कि जो बच्चे जो हैं हमारे, जो बेनिफिशरीज जो हैं, जो आगे जाके पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेंगे, उस पीढ़ी को मजबूत बनाने का हमें बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। तो उसके लिए और उसके साथ में जो हमारी जननी है, जो हमारी माताएं हैं, उन माताओं को सशक्त बनाया जाएगा, तब जाके वो जो पीढ़ी जो वो आगे जो हमको मिलेगी, और फिर उस पीढ़ी का ध्यान हमें रखना है। तो उसी को देखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि अब इस विभाग को काफ़ी इस विभाग में नए परिवर्तन हुए हैं, नए नवाचार हुए हैं, कई तरह के बड़े बड़े प्लान बने हैं। अभी आप सबको पता ही है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ माननीय पीएम महोदय ने किया था राजस्थान से ही, जिसका अपने आप में लक्ष्य यही था कि कुपोषण जो है उसको दूर करना है। इसकी जो कि स्ट्रेटजी जो थी, जो इसकी रणनीति थी, आप सभी परिचित हैं कि हमें IMR, MMR जो हम कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, और जो कुपोषण की जो दर है उसको साल दर साल हमको कम करके 2022 तक इसे निर्मूल करना है। जैसा कि राजस्थान में ऐसा जो कि डेटास जो बताते हैं कि कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 40% के आसपास अति कुपोषित बच्चे जो हैं वो हमारे राजस्थान में हैं। तो उनको देखते हुए हमारा ये लक्ष्य कुपोषण को दूर करना बहुत बड़ा है, और इसको करने के लिए हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। इसी तरह से और भी कई इस तरह की योजनाएं हैं, आप सभी को पता है, उसमें मैं डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मेरे कहने का, मेरे यहाँ जो उद्देश्य जो बताने का जो मतलब है वो यही है कि हमारी इन योजनाओं को आप कैसे अपने आप को कैसे लिंक करें। तो ब्रह्मा कुमारी के मन से आपको कुछ इस तरह के विचार आपको बताए जाएंगे, विचार शेयर किए जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को आने वाले चैलेंज के प्रति आप को जुझारू बना सके, अंदर से आपको जुझारू बना सके, मन से आपको जुझारू बना सके। तो मैं वापस ये कहूँगा कि ब्रह्म कुमारी ने की ओर से जो इतना बड़ा हम सभी CDPOs को ये जो सुअवसर प्रदान किया है, जिसमें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करेंगे, जो हमारे में जो भी यदि कोई विकार हो तो वो दूर होगा, और अल्टीमेटली जो जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं वो हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया नितिन भाई का। बहनों से अनुरोध है, स्वागत सत्कार करेंगे हमारे परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी का। आप करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। दादी जी सदा मुस्कुराती, सदा दिव्यता की झलक दिखाई देती है। उज्जवल व्यक्तित्व, अलौकिक आभा और साकार रूप, गुण की मूरत, ऐसी दादी जी हमारे बीच पधारी हैं। आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहनों से अनुरोध है, तैयारी करेंगे विधिवत आज ट्रेनिंग प्रोग्राम के इनॉग्रेशन की कैंडल लाइटिंग के ज़रिए। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ।
जगाओ। विनम्र अनुरोध है जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से, आप ज्ञान के रत्नों से सदा सबको श्रृंगार करने वाली ज्ञानदायिनी ऐसी दादी जी आज हमारे बीच हैं। आप सबको आशीर्वचनों से धन्य धन्य करने के लिए दादी जी, आपकी स्नेहमयी दृष्टि, मुख पर मीठी मुस्कान, मधुर वाणी अनेकों में उमंग उत्साह का संचार करती हैं। आप दिव्य अनुभूतियों से संपन्न हैं। शांति और नम्रता आपका आभूषण है। अनुभवों के अनमोल मोती हैं दादी जी। आपसे नम्र अनुरोध है कि आज सबकी झोली आशीर्वचनों से भर दें। दादी जी। ओम शांति, ओम शांति। बोलो सब प्रेम से, ओम शांति। आपने शायद कब बोला नहीं होगा ऐसे कभी सभा में, इसलिए आज भी आपको बोलने में संकोच हो रहा है। फिर से बोलती हूँ, बोलना सभी। ओम शांति। ओम शांति कहने का भाव यही है कि हमें पहले पहले यह स्मृति रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा का ये मतलब नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, परंतु शांत स्वरूप आत्मा का मतलब है कि हम सदा प्रेम से एक दो से मिलते रहें और जो कुछ भी है उसको शांति और प्रेम से देखते रहें। इसका भाव अर्थ है कि हम सदा ओम शांति अर्थात मैं वही शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति हम क्यों कहते हैं? ओम का आलाप ऊपर जाता है। ऊपर में कौन है? सर्व से ऊपर कौन है? सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा। तो जो स्वयं सदा शांत स्वरूप है और हम आत्माएं भी वास्तव में, आत्मा जब शरीर में नहीं है तो शांत स्वरूप है। ठीक है? ठीक है ये बात? ठीक है? कांध तो हिलाओ, मुख नहीं खोलो तो। पहला दिन है ना माताओं का आज शायद। तो ओम शांति अर्थात मैं, ओम अर्थात मैं वही शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम अपन को ये पहचानते हैं तो शांति में अगर हमारा शांति का अभ्यास हो जाता है तो भले हम कुछ भी देखते रहेंगे या कोई कैसा भी बोलते हैं तो उसमें हम गुस्से में नहीं आएंगे, परंतु शांति से और प्यार से अगर कुछ मुझे कहना है तो हम उसको वो दो शब्दों में या थोड़े में बता सकते हैं। इसलिए हम पहले ओम शांति शब्द कहते हैं तो हम पहले अपने स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात
आत्मा का धर्म है शांति। और जब हम शरीर में आए हैं तो शरीर से हमारा धर्म है सबसे प्रेम से व्यवहार करें। क्योंकि जब माँ बाप है, परिवार है, तो परिवार से जितना हम प्रेम से व्यवहार करते रहेंगे तो हमारी आपस में सदा प्रीत बनी रहेंगी। अगर कोई भी बात में हम गुस्से में आकर के बोलते हैं तो आप समझते अगर एक बोलता है तो दूसरा कहेगा ये बोलता है तो हम क्यों नहीं बोलें, हम फिर क्यों ऐसे शांत रहें। बात एक तरफ वो ठीक कहता है, वो बोलता है तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन इस बोलने में, वाद विवाद करने में हमको मिलेगा तो कुछ नहीं। इससे अगर शांति और प्रेम से, चलो वो जो बोलते हैं वो हमने प्रेम से सुना और हम शांति से प्रेम से उसको जो भी जवाब देना है या कुछ बोलना है या कोई बात उसकी नहीं समझ में आती है तो भाई आप जो ये कहते हो वो मुझे थोड़ा स्पष्ट करके सुनाओ। तो हम अगर इस प्रेम की रीति से आपस में बोलते चलते रहेंगे, आपस में एक दो को ऐसा ही रिगार्ड देंगे तो फिर जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे। ये पहाका सुना तो होगा ना, सुना है। क्योंकि वैसे भी घर में कहा जाता है जैसे बड़े कर्म करेंगे तो बच्चा देख करके ऐसे करेगा। तो ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, परंतु बच्चे, बड़े, भाई बहन, माताएं भाई, सबके लिए है कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोल बोलते हैं, हमारा बोल एक तो जब मानते हैं हम एक पिता की, परमात्मा की संतान है और आपस में भाई बहन है। देखो जब भाषण करते हैं आम रीति से तो शुरू में ऐसे ही बोलते हैं ना, प्यारे भाइयों और बहनों, बोलते हैं ना, बोलते हैं या नहीं? कान तो हिलाओ, मुख नहीं खोलो तो बोलते हैं ना। अब जब हम बोलते हैं प्यारे भाई और बहनों तो भाई बहनों का आपस में कैसे व्यवहार चलता है, इसी रीति, इसी वृत्ति से अगर हम आपस में व्यवहार करते हैं तो भले कोई का स्वभाव ऐसा होता है, वो समझेंगे वाह अपन को बड़ा होशियार समझ के बात करती है, समझती है मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। अच्छा बोले या कोई भी बात बोले, लेकिन हम अपनी आत्मा सदा शांत स्वरूप है, शरीर में आके कार्य करती है। किस लिए? मेरा जो शांति स्वरूप है वो इस शरीर के द्वारा कार्य करे, तो कार्य करे, शांति स्वरूप बना। ये नहीं कि मुझे चुप करके बैठना है, काम तो करना है, ये कर्म इंद्रियां कर्म करने के लिए है, लेकिन जो भी कर्म करें हम प्रेम से करते रहें। आपस में हमारा जो भी व्यवहार हो, अंदर में ये दृष्टि रहे है हम सब वास्तव में तो मैं आत्मा हूँ ना, क्या हूँ? बोलने वाली कौन है? आत्मा है या शरीर? तो मैं आत्मा बोलने वाली हूँ। अब आत्मा बोलने वाली है तो आत्मा क्या कहेंगी? हम किसकी संतान है? परमात्मा की या लौकिक पिता का नाम बोलेंगी? आत्मा तो ये बोलेंगी ना। तो हम ये याद करें, मैं आत्मा जो शुद्ध है, जो परमात्मा पिता की संतान है, मुझे इस शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी करना है, तो जैसा बाप, हम बाप को क्यों याद करते हैं, तो वो हम बच्चों को हर समय अगर हम उसको प्रेम से याद करते हैं, आपातकाल के समय भी याद करते हैं प्रेम से, तो वो हमें मदद ज़रूर करता है या नहीं करता है? करता है, ऐसा अनुभव, ऐसा
सुना हुआ भी होगा और कुछ कुछ कभी अनुभव भी होगा। जब बहुत घबरा जाते होंगे, बड़े परेशान होंगे, तो अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करेंगे तो उसमें आपको शांति आ जाएगी। है ऐसा किसको अनुभव या नहीं? है ना? देखो, तो ये एक केवल कहावत नहीं है, वास्तव में ये सत्य है। तो हमें ऐसी ऐसी बातें जो पुरातन समय से चली आ रही है, उनका जो भाव अर्थ है उसको समझ करके अगर हम पहले अपना व्यवहार, कहा जाता है जैसे कर्म मैं करेंगी मुझे देख के और करेंगे, कहावतें तो सुनी हुई है ना। अब ऐसे इसीलिए भले मैं कहेंगी मैं कौन हूँ जो मुझे देख के क्यों करेंगे, उसको जो करना होगा करे। कभी कभी बेपरवाही में ऐसे भी जवाब दे देते हैं, चलो मेरे को कोई देख के करे या न करे, परंतु अगर मैं अच्छे ढंग से बात नहीं करेंगी तो क्या किसको अच्छा लगेगा? अगर कोई मेरे से ऐसे तेज़ या बुरे शब्दों में बात करे तो मुझे अच्छा लगेगा? जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो हम ये भी तो सोचें औरों को कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा काम ये है, जब हम कहते हैं सभा में बैठेंगे, पहले क्या वो बोलेंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, बोला ना ऐसे, बोलते हैं ना ऐसे। तब प्यारे भाइयों और बहनों, भाई बहन की दृष्टि, भाई बहन जैसा स्नेह, अर्थात हम सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान है। परमात्मा कितना प्यार का सागर है। आपातकाल के समय भी अगर हम सच्चे दिल से याद करते हैं तो हमें उसकी मदद मिलती है। इसी प्रकार से भले हम मनुष्य जीवन में है, शरीर को धारण किया है, परंतु हमें इस शरीर की कर्म इंद्रियों से, मैं मालिक हूँ न कर्म इंद्रियों का, शरीर की कर्म इंद्रियों से ऐसा ही काम कराना है जैसे पिता का हम बच्चों से प्यार है। कैसी भी हालत में जब कोई भी ऐसी आपत आएंगी और हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करेंगे तो उस समय स्वयं को शांति भी मिलेंगी और जिस बात की हमने उसको मांगने की वो भी हम देखते हैं कि मेरी पूरी होती है। होता है ना ऐसे, कहीं किन किन को तो अनुभव होगा। इसी प्रकार से हम स्वयं को समझाएं, जब वास्तव में मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, शरीर में आकर के कर्म इंद्रियों से काम लेती हूँ, तो जो मेरा ओरिजिनल रूप है उसी रूप से हम इन कर्म इंद्रियों से काम लेते रहें तो मेरे से औरों को भी वो खुशी होंगी और मेरे से फिर उन्हों का व्यवहार भी इसी रीति से होगा। इसीलिए हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में ये शरीर तो भले 5 तत्वों का बना हुआ है, लेकिन शरीर के अंदर मैं जो आत्मा हूँ, जो हम मानते हैं हम परमात्मा की संतान है, जब भगवान की संतान हम मानते हैं अपने को, तो हमारे बोल कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम अपने आप से अंदर ही अंदर अपन से बात करके और अपन को शांत कर लें और फिर अपना व्यवहार उसी प्रकार से कराते रहें, क्योंकि ये तो हमारी मूल मान्यता है कि हम भगवान के बच्चे हैं। जब संगठन में मिलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, भाई और बहन के नाते में हम जितना प्यार से चलेंगे
तो सामने वाला भी मेरे से प्यार से बात करेंगे। अगर हम गुस्से से बात करेंगे तो सामने वाला वो भी कैसे भी बात करे तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। इसलिए हमें पहले स्वयं को अंदर ही अंदर समझा करके कि वास्तव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और इस शरीर को धारण कर इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ, तो मुझे वो कर्म भी उन्हीं गुणों से संपन्न कर्म करना है जिसके अंदर कोई ऐसा मेरा कर्म न हो जिससे पाप कर्म हो या जो जिससे किसको दुख पहुँचाए। अगर ये छोटी सी बात भी हम अपने अंदर याद रखें, उसके लिए ये हमारा ओम शांति शब्द ही ऐसा है। ओम माना मैं वो ही आत्मा हूँ। वो ही माना कौन? जो निराकारी, जो सदा है ही है, जो परमात्मा की संतान है। जब मैं वही आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा को भी तो अपने जब शरीर में हूँ अपने उसी ओरिजिनलिटी से कर्म करना है, तो मैं जीवन में भी खुश रहेंगी और मेरे से और भी खुश रहेंगे। हम आपस में मिलते हैं किस लिए? एक दो से खुशी लेने के लिए ना मिलते हैं। हम एक दो से अच्छी अच्छी बातें करके ये भी मेरे से खुश रहे, मैं भी उनसे खुश रहे, तो सदा खुश रहने का साधन यही है। हमें भी याद रहे हम जिस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की संतान हैं, वो जब सर्व को खुश रखता है, कैसा भी दुखी उसके पास पुकारता है तो उनको भी शांति दे देता है, न देखते हुए भी। तो मैं भी ऐसे पिता की संतान हूँ, मुझे भी अपने अंदर इन गुणों को जागृत करके और ऐसा ही कर्म करना है जिससे मेरे से किसको भी दुख न हो, कोई अशांत न हो, शांत वालों को शांति मिले और सबको हम ऐसे ही दृष्टि से देखें कि ये सब वास्तव में एक पिता परमात्मा की संतान, हम सब आपस में भाई बहन हैं। भाई बहन थोड़े ही आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आज के ज़माने में तो भले कुछ भी होता रहे, लेकिन वैसे कहा जाएगा भाई बहन थोड़े ही आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। इसलिए न हम किससे बुरा बोले, न हम किसको बुरा कहें, सदा हम प्रेम से रहें और प्रेम से बात करते रहें, तो वो भी हमारे से प्रेम से करेंगे। प्रेम से करते हैं तो आपस में मिलते रहेंगे। अगर उनको नहीं पसंद है तो फिर और तो बहुत सा जिससे हम मिलते और करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ यही शिक्षा है कि सदा हम स्वयं को उसी रीति से चलाएं जो शिक्षाएं हमें परमात्मा पिता की मिली हुई है। जिन बातों को हम अच्छा समझते हैं, हम स्वयं से वैसा ही कर्म कराएं जिससे मेरे से किसको दुख न मिले। अगर मैं किसको दुख नहीं देंगी तो मैं किससे दुख लेंगी भी नहीं। भले कोई किस भी रीति चले, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद आता है तो मैं चुप रहूं, बोल करके अपना भी मुख खराब करूं, अपने में भी वो बुरा लक्षण जागृत कर लूं और फिर सामने से भी मुझे ऐसे ही मिलेगा। इसलिए यहाँ हमें ये शिक्षा पक्की कराई जाती है, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। हमें याद रहे मैं वो ही शांत स्वरूप आत्मा। आत्मा जब शरीर में नहीं है तो शांत है ना, पर है तो सही। आत्मा सदा जिंदा है या आत्मा मर जाती है? शरीर मुर्दा होता है, आत्मा तो मुर्दा नहीं बनती है ना।
कौन मुर्दा बनता है? शरीर मुर्दा बनता है। आत्मा जागती ज्योत शरीर से निकल जाती है। जब समझो शरीर नहीं काम करता है तो वो शरीर छोड़ के फिर जा कर के दूसरा कर दिया है। लेकिन इसका फिर ये नियम बना हुआ है, जैसे मैं आत्मा कर्म करूँगी वैसा ही मुझे फल मिलेगा। इसलिए इस बात को याद रखते हुए हम अपने कर्मों पर ध्यान रखें, स्वयं को सदा याद दिलाते रहें, मैं तो आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। इसलिए मुझे उन्हीं गुणों से सबसे व्यवहार करना है, क्योंकि सब मेरे भाई और बहन हैं। ओम शांति। अंतर्मन से धन्यवाद परम आदरणीय दादी जी का। मंजिल पाना है तो हौसला साथ रखो, प्यार पाना है तो एतबार साथ रखो, और जीवन में सफलता पाना है तो दादी जी की ब्लेसिंग साथ रखो। सभी जोरदार करतल ध्वनि से दादी जी का शुक्रिया करेंगे। दादी जी हमारे बीच छुट्टी लेंगे, इसलिए दादी आपसे अनुरोध है कि मेहमानों का आप सम्मान करेंगे दुशाल उड़ाकर, और ईश्वरीय प्रसाद टोली प्रदान करेंगे। सबसे पहले अनुरोध है बहन शुभम चौधरी जी। आप सभी करतल ध्वनि से सम्मान करेंगे। भाई कुशल कोठारी जी। भाई नितिन गहलोत जी। आज हमारे बीच एक ऐसे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि उपस्थित हैं जो बहु व्यक्तित्व की धनी हैं। आप अनेक विद्याओं और कलाओं में संपन्न हैं। ऐसे चीफ गेस्ट को आज हम पाकर बेहद सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। आपका स्वागत सम्मान है। तो आज के इस शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में हम नई प्रेरणाएं, नए आयामों से परिचित होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो हम इस शुभ वेला पर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ जीवन की प्रज्ञा भी हमसे शेयर करें, बांटें। करतल ध्वनि से स्वागत है मिस शुभम चौधरी, IAS CEO, जिला परिषद सिरोही। गुड मॉर्निंग। मंचासीन ब्रह्म कुमारी के सभी सदस्य, UIT सेक्रेटरी साहब, DD ICTS, CDPO आबू रोड, और वुमेन एम्पावरमेंट डिप्टी डायरेक्टर अंकिता जी, और आप सभी जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। अभी आपको काफ़ी अच्छे संदेश दिए गए आध्यात्मिक, मन की शांति से रिलेटेड, और दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि हेल्थ के जो दो पहलू हैं, फिजिकल और मेंटल, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। यदि फिजिकल हेल्थ आपकी अफेक्टेड है, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, तो मेंटल शांति उस समय पर संभव नहीं है, और मेंटल पीस का इफेक्ट जनरली आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी नज़र आएगा। तो इन दोनों का जो संतुलन है, इन दोनों की ज़रूरत है, पहले तो हमें वो समझना आवश्यक है। अभी ये जो आपकी ट्रेनिंग है, इसमें
पोषण कुपोषण पे आपकी काफ़ी चर्चा होगी, काफ़ी विस्तृत चर्चा होगी अगले 3-4 दिनों में। और इसका मेजर जो आप लोगों का काम है, जो अपना प्रोफेशन है ICDS डिपार्टमेंट का, वो यही है। आई थिंक सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे चैलेंजिंग जॉब जो है, जो मैं समझती हूँ, वो यही है कि माल न्यूट्रिशन को, कुपोषण को हम लोग कैसे कंट्रोल करें। कुपोषण के जो लक्षण आप देखेंगे, या कुपोषण के जो 3 रूप हैं जो आप देखेंगे, हालांकि ओवरवेट होना भी एक तरीके का कुपोषण है, लेकिन जो समस्या जो भारत में ज़्यादा है वो अंडरवेट होने की है। अंडरवेट बच्चे जो हैं, या इवन महिलाओं में भी काफ़ी ये नज़र आता है। तो दैट इज़ बेसिकली लो वेट फॉर एज। ऐसे ही स्टंटिंग एक समस्या है। स्टंटिंग में आपकी या बच्चों की जो जिन बच्चों की हाइट अपनी एज के हिसाब से कम है, उन बच्चों को हम स्टंटेड बच्चे कहते हैं। और उसके अलावा तीसरी जो समस्या है वो वेस्टिंग है, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे की मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होती हैं। स्टंटिंग इज वेस्टिंग इज बेसिकली लो वेट फॉर हाइट। तो ये तीनों जो पहलू हैं माल न्यूट्रिशन के, वो तीनों कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक चौथा पहलू जो आप देखेंगे, जो जिसमें महिलाएं ज़्यादा ग्रसित हैं, वो है एनीमिया। और ये एडोलेसेंट बच्चियों से ऊपर जो है, उनमें आप मैक्सिमम ये प्रॉब्लम देखेंगे। अब माल न्यूट्रिशन को हम लोग मतलब इसके लिए एक सेपरेट विभाग है, बहुत सारी स्कीम्स रन की जा रही हैं, और आप लोगों को अलग अलग जगह से आप लोग यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो माल न्यूट्रिशन को हम लोग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? आई थिंक इसके 2 कारण हैं। एक ये है कि इसका इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं, और कई कई पीढ़ियों तक यदि एक बच्चा आज मैल नरिश्ड है, एक बच्ची आज मैल नरिश्ड है, तो उसका इम्पैक्ट आप कई पीढ़ियों तक देख सकते हैं। अगर एक बच्चा है जिसको बचपन में लेट्स से कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे उसके माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा धन आ जाता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाती है, और लेट्स से कि 15 साल के बाद, 15 साल की उम्र के बाद उसे सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके पास कोई जो है न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहती। उसके बावजूद वो बचपन की जो कमी है उसकी पूर्ति करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी बचपन की जो जितनी भी जो कमी रह गई वो पूरी करना नियर इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो आप लोगों का रोल है, ICDS विभाग का जो रोल है, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग बच्चों से, स्पेशली ये जो 0 से 1000 डे पीरियड है, और 0 डे मतलब वो कंसेप्शन के दिन से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 1000 डे का जो पीरियड है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 5-6 साल के बच्चे, जहाँ तक आप लोग इनको जो आपकी आंगनवाड़ियों में आते हैं, उन बच्चों का भी इसके अंदर उनका कल्याण करने का, उनका भविष्य सुधारने का, भविष्य संवारने का हमारे पास जिम्मेदारी भी है, और हमारी ड्यूटी भी है। एक प्रोफेशनल ड्यूटी तो है ही, साथ में मैं मानती हूँ एक मॉरल ड्यूटी भी है। दूसरा जो कारण है, जो एक तो इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट, दूसरा जो कारण है जिससे मैं समझती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक फ़ायदेमंद सौदा इसको मैं मानती हूँ कि हम लोग न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप ग्लोबल डेटा देखते हैं तो उसके हिसाब से हर $1 या हर ₹1 जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में, वो आपको ₹16 वापस उस निवेश का रिटर्न मिल रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है। और वो किस रूप में मिल रहा है? क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों में, महिलाओं में, उनके न्यूट्रिशन में, हेल्थ में, एजुकेशन में, या फिर उनके स्किल डेवलपमेंट में, तो इन सब चीज़ों का रिटर्न मिलता है। इसलिए हम इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आज आप किसी चीज़ में पैसा डाल रहे हैं, कल आपको मिल रहा है। तो यही चीज़ जो है ये इसमें है। और ₹16 ये ग्लोबल डेटा है, या $16 जो है वो ग्लोबल डेटा है, मतलब 1:16 ये ग्लोबल रेशियो है। लेकिन अगर इंडिया का आप देखेंगे तो वो इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।
अब सरकार की तरफ से इसमें कई प्रयास किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अभी सबसे रीसेंट जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो बच्चों को स्कूल में दूध देने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। मिड डे मील बहुत लंबे समय से चल रहा है, अब दूध भी उसके साथ में बच्चों को सुबह के टाइम पे प्रार्थना के बाद दिया गया है। और आप लोग भी जो यहाँ पे राजस्थान से जो लोग हैं उनको भी ये उसका हिस्सा ये लोग बने होंगे और दूध को एक कंप्लीट मील मानते हैं। तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज हम लोग देखेंगे कमिंग ईयर्स में। उसके अलावा आपकी चाहे ये जननी सुरक्षा योजना है, चाहे वो मातृवंदना योजना है, चाहे वो पोषण अभियान है, इन सब स्कीम्स का मैं मानती हूँ कि उद्देश्य अल्टीमेटली यही है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके हम लोग उसके बेनिफिट्स रीप कर पाएँ, ताकि हमारी जो कल की जनरेशन है, पॉपुलेशन एक भार ना पड़े, पॉपुलेशन का भार ना हो, बल्कि वो हमारा आज का इन्वेस्टमेंट करके इन बच्चों में, और वो हमारे लिए एक टूल बने, एक इंस्ट्रूमेंट बने देश को विकास की ओर ले जाने के लिए। इसमें आप सबका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ जो सिरोही से स्पेसिफिक मैं एक आध बातें कहना चाहूँगी कि सिरोही एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या महत्वाकांक्षी जिला, जो कि 115 से 117 अब हो गए हैं, 2 और जिलों को ऐड किया गया था देश भर में। 117 जिले हैं जो महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिनमें से एक सिरोही है। और सिरोही में या महत्वाकांक्षी जिलों में जब डिटरमाइन किया जाता है कि कितना काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो मैक्सिमम संख्या में आप इंडिकेटर्स पाएंगे वो हेल्थ रिलेटेड या फिर न्यूट्रिशन रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं बच्चों के लिए, इनके विकास के लिए, वो हम लोग इंश्योर करें। फॉर एग्जांपल, यदि आंगनवाड़ी केंद्र में वेइंग मशीन नहीं है, या फिर आपका ये जो रेड मार्क वाला इंच टेप नहीं है जिससे आप MUACA मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं, यदि वो समस्याएं हैं, या फिर लेट्स से कि ORS सोल्यूशन जो है वो टाइम पर नहीं बन रहा है, अगर कहीं ऐसा है, या कुछ भी कोई भी इस टाइप की समस्या है, चाहे वो रिसोर्सेज की हैं, चाहे जो है वो मतलब जानकारी के अभाव की है, उन समस्याओं का निराकरण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए समय समय पे आप लोगों की ट्रेनिंग भी की जाती है। और इसमें बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों की तरफ से जो डेडिकेशन है वो बना रहे। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसके बारे में CDPO साहब को या फिर DDICDS को या मुझे पर्सनली बताया जाए, ताकि अगर कहीं वेइंग मशीन नहीं है और उस बच्चे का वज़न जो है वो नहीं टाइम पर नापा जा रहा, तो उस चीज़ को हम लोग रिजॉल्व करा सकें वहाँ पर मशीन एक खरीदवा के, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन छोटी सी चीज़ है वेइंग मशीन, लेकिन उसके उसके बावजूद यदि वो नहीं है उपलब्ध, और उसके कारण कल का जो ये जो बच्चे हैं उनका कल या उनका भविष्य जो है उसके ऊपर अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है तो वो दुख की बात है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सभी जो है इसके अंदर थोड़ा इसमें पढ़ें भी, जो ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है उसके बारे में थोड़ा सोचें। और सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन यही है कि इफ़ेक्ट उनका बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ORS सोल्यूशन हो सकता है हम लोग दे रहे हो, लेकिन जिंक सप्लीमेंट जो है वो साथ में ना दिया जा रहा हो, जो कि इसके लिए डायरिया कंट्रोल के लिए आवश्यक है। एक डीवॉर्मिंग जो है हो सकता है ना की जा रही हो बच्चों की प्रॉपरली, या उनका इम्यूनाइजेशन जो है वो कहीं पर पूरे तरीके से ना हो पा रहा हो। तो मैं यही चाहूँगी कि हम लोग जो है एक मिलकर ये संकल्प लें कि बच्चों में कुपोषण की जो स्थिति है सिरोही में स्पेशली एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, बट बाकी भी जिलों में, बाकी देश भर में, उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें। और उसके लिए जो भी बन पड़ता है, चाहे वो इसमें एक्स्ट्रा घंटे लगा के काम करना है, चाहे जो है वो उसके लिए आपको अपने लोकल लेवल पे जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे कोई मदद चाहिए, या फिर जो है आपको हमारे पास जो है कोई भी अगर समस्या आती है तो उसको आके बताना हो, तो उसके लिए हम लोग जितना भी हमसे बन पड़ता है वो ज़रूर करें। और आप सबको जो अगले 3-4 दिनों की ट्रेनिंग है, कितने 4 दिनों की है, 20th तक आप लोगों की ट्रेनिंग है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है इसी भावना के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे।
और आज के प्रोग्राम में बुलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपके कैंपस में आके भी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा कैंपस है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने डेवलप कर रखा है। थैंक यू वेरी मच। विशेष धन्यवाद बहन शुभम जी, आपने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सुंदर विधि बताई। किसी भी क्षेत्र में यदि परिवर्तन लाना हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन का आरंभ स्वयं से करें। बाल विकास, महिला उत्थान के निर्माण हेतु तथा श्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु अपने संकल्पों को बदलें। जैसे कहते हैं कि कार को रोकने के लिए ब्रेक हमारे हाथ में होता है, इसी प्रकार हमारे पास अपने विचारों को रोकने और अच्छे नए विचारों को शुरू करने की ताकत भी हमारे ही हाथ में है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय भ्राता कुशल कोठारी जी, सेक्रेटरी UIT आबू, कि आज के अवसर पर अपने शुभ विचारों से हमें अवगत कराएं और सबको शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर कर दें। ओम शांति। सभी को नमस्कार। राजस्थान भर से आप लोग यहाँ पे आए हैं। अभी हमने दादी रतन मोहिनी जी को भी सुना, जिला परिषद CO मैडम को भी सुना। आप लोग यहाँ पे आए हैं और छुट्टी का दिन, आज भी छुट्टी थी, कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब की डेथ हो गई थी उनके ऑनर में सम्मान में रखी है। 2 दिन सैटरडे संडे हैं। मैं टीवी देखता हूँ, टीवी पे एक एड आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उस एड में ये होता है कि मंडे को जब ऑफिस जाना होता है तो उस एड में ये दिखाते हैं कि अपन अपने आप को धकेलते हुए ले जा रहे होते हैं। तो छुट्टी के बाद में अगर हमारे को ऑफिस जाने का मूड नहीं हो रहा है, आजकल की जो कार्य पद्धति ऑफिसों की हो गई है, काम का जो टेंशन, स्ट्रेस, तनाव जो बढ़ गया है, मैं खुद भी यही फील करता हूँ कि मंडे को ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती है कि 2 दिन के डाक आई हुई पड़ी होगी, मेल्स आए हुए होंगे, उनको जवाब भिजवाने होंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों की ये ट्रेनिंग आबू रोड में और BK में क्यों रखी गई, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का आप यूज कीजिए। मैं यहाँ पे 6 महीने से पोस्टेड हूँ एज ए UIT सेक्रेटरी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का यूज आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल है, CO मैडम ने इतना डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताई। तो आपकी ट्रेनिंग से समझौते किया बिना, जो ट्रेनिंग में आपके जो भी आपकी टॉक्स होनी है, एक्सपर्ट्स आपको जो भी आपकी क्लास लेने वाले हैं, लेकिन मैं छोटे से आपको 2-3 सुझाव दूंगा। इस कैंपस में आप जब भी घूमेंगे और ये सफ़ेद कपड़े वाले जो भी भाई आपको मिलेंगे, इनके चेहरे मोहरे को आप देखेंगे, इनके चेहरे पे जो आप ओरा देखेंगे, तो आपके और उनमें जो अंतर आपको महसूस होगा। हम लोग भागम भाग में रहते हैं, दौड़ में रहते हैं, हमारे को लगता है कि हमारे को जो काम करना छूट जाएगा, लेकिन इनको देखोगे तो यूँ लगेगा कि दुनिया में काम सारा खत्म हो गया है। बड़े शांत मन से होंगे। अभी आप लोगों को लगता है कि काम तो खत्म ही नहीं हो रहा है। आप ऐसे तो नहीं बन सकते। मैं भी अपने आप से पूछता हूँ कि मुझे अगर ये लाइफ दी जाए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या? तो मैं समर्पित BK तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन इनके जो प्रोग्राम्स हैं, सुबह के सत्र में मेडिटेशन करवाते हैं, तरह तरह की प्रार्थनाएं होती है, ध्यान होता है। आपको यहाँ पे BK में दीक्षित करने के लिए नहीं भेजा गया। किसी के दिमाग में होगा हमारे को BK बना देंगे, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इधर करुणा भाई भी है, कोमल भाई भी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप जब इन लोगों से मिलोगे तो आपको लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये सब इस वजह से हो रहा है कि इन्होंने जो दिनचर्या अपनाई है, इनका जो सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल है, उसमें से जो अच्छी चीजें आप बटोर सकें वो जरूर आप अडोप्ट करें। मैं करुणा भाई से भी, कोमल भाई जो भी इधर ऑर्गेनाइजर्स है, उनको बोलूंगा कि आपका जितने सत्र है उनमें समझौता नहीं करे, कटौती नहीं करे, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट के ध्यान के, और वो जो आपकी लाइफ में तनाव कम करे। यहाँ से जाने के बाद आप आपके पति, बच्चों या पत्नियों से मिले तो उनको लगा कि थोड़ा तो अच्छा चेंज हुआ, अच्छा पॉजिटिव चेंज हुआ है, वो आप यहाँ पे लेके जाएं। फिर अभी आपने कोमल भाई की स्पीच में सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे,
माउंट में घर खरीद के रहना चाहते थे। बहुत अच्छी जगह है, पूरे सिरोही जिले को देवनगरी कहा जाता है। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको माउंट में ये ट्रेनिंग बीके में, जैसा मैडम बता रहे हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेज, कुर्सियां, रहने की आपकी फैसिलिटी मतलब आला दर्जे की है, आप उनका उपयोग कर रहे हैं। धार्मिक नगरी है, साथ में अगर आपका पता नहीं ट्रेनिंग के बाद में माउंट भी इनको दिखाना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ पे बीके के इंस्टीट्यूट भी है, नक्की झील भी है। अगर आपका ट्रेनिंग के बाद, मुझे नहीं पता, मैं तो इससे सजेस्ट कर रहा हूँ। जी जी जी, तो वो रखे तो आपका वो सर्वांगीण विकास हो जाएगा, ट्रेनिंग वाला भी हो जाएगा, मानसिक भी हो जाएगा, थोड़ा टूरिज्म वाला भी हो जाएगा। तो वो आपका हो। फिर एक प्लेटफॉर्म है, जब हमारे को ट्रेनिंग में बुलाते हैं तो ट्रेनिंग में जाना वैसे मैं भी कम पसंद करता हूं, लेकिन जब अपने बेचमेट्स को देखते हैं, जब अपने कलीग्स को देखते हैं तो सुख दुख की बातें करते हैं। अभी आपकी पत्नी या आपके जो पति कोई जरूरी नहीं सेम सर्विस में होते हैं, हम अपने सर्विस में इस तरह के हो गए कि हम जब जाएंगे, जहां पे जाएंगे उसी की बात करेंगे, तो आप आपस में भी बातचीत शेयर कर सकते हो। फिर मैडम ने बताया था कि सिरोही जिला जो एस्पिरेशन जिला वो है, वो कई सारे जो स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स पे बहुत ऊंची रैंक पे नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे जिले पूरे राजस्थान भर में टॉप रैंकर्स है, टॉप 5 में, टॉप 10 में, अलग अलग स्कीम्स में है, तो जो लेगर्स डिस्ट्रिक्ट्स है वो भी आपस में बातचीत कर सकते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या किया, किसी स्कीम्स में आप कैसे कर रहे हो, हम कैसे कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेबी, वो कौन सा आपका जो भी बेबी फूड, और कई सारी स्कीम्स चल रही है, कई चीज़ों का आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, कई लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का यूज अभी सोने में भी कर लिया, मतलब यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि थोड़ा सा नींद सी भी आ गई। तो इस प्लेटफॉर्म का यूज आप करें। अच्छा स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है, इन लोगों से मिले, आप देखें कि जीवन में बिना तनाव लिए भी काम चल सकता है। अभी आप देखेंगे आपके उच्चाधिकारी है, DDICDS है, आपने कुछ DDI, आपका एक लंबा टेन्योर रहता है, कुछ DDICDS ऐसे होंगे या CDPOs ऐसे होंगे, सुपरवाइजर्स ऐसे होंगे जो तनाव लेके ही घूमते रहते हैं। कुछ देखिए बहुत शांत बना होते हैं। हमारे भी CEO हो सकते हैं, सेक्रेटरी साहब होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, मैन टू मैन वेरी करता है, अलग अलग पर्सनालिटी है, तो अपने को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर है। इस प्लेटफॉर्म का यूज करें। दूसरा, बीके में कुछ लोग पहले आए हो सकते हैं, और जो लोग नए उनके लिए बताता हूं, आप ये बीके का इतना लंबा चौड़ा कैंपस है, 3 दिन आपके लिए इनफ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका तो ट्रेनिंग भी है। तो जो आपका बचा हुआ टाइम है, इधर आप सोलर पार्क देखिए, इनका पूरा वो किचन है वो देखिए, आपकी कितने लोगों का खाना कितने डिसिप्लिन हाइजेनिक तरीके से बन रहा है, इनके बड़े बड़े हॉल्स देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन देखिए। सीखने के लिए बहुत अच्छा आपका ये 3 दिन का टाइम पीरियड है। और जब आप जाए यहाँ पे, और जब आप वापस अपने कार्यस्थल पे जाए, कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जाए, अच्छी यादें लेके जाए, आपको कुछ अच्छा बूस्टअप मिले। और बीके की मैं पहले फिर वही बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं आपके किसी के भी दिमाग में हो कि यहाँ पे दादी जी या करुणा भाई आपको कोई सफेद कपड़े पहना के बाहर विदा करेंगे। आपके जो ड्रेस में आए हो, जिसमें हो उसी में रवाना करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीजें आप यहाँ से ले जा सकते हैं वो ले जानी चाहिए। थैंक यू, आपने मेरे को सुना, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल कोठारी भाई का। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के सेशन के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी, जो सदा ही रूहानी प्रज्ञा से भरपूर सबके लिए शुभ भावनाएं रखते हैं। आप मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारीज के स्पोक्समैन, अपने कार्य में बेहद दक्ष हैं, ज्ञानवान हैं, जहाँ जाते हैं सत्कर्मों का और सेवा भाव का अलख जगाते हैं। करतल ध्वनि से स्वागत करुणा भाई। सत्यम शिवम सुंदरम। मंच पर उपस्थित मेरे साथियों, भाई और बहनों, जो कार्य आप कर रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936 में इसी लक्ष्य से शुरू किया गया था कि किस तरह से
परिवार को एक गृहस्थ आश्रम का रूप दिया जाए, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, ये शिक्षा देने के लिए ये संस्था की स्थापना हुई थी। परंतु फाउंडर ने ये देखा ये कार्य बहनों द्वारा ही हो सकेगा, इन्हों का मन में ये दृढ़ता थी, तो इन्होंने इस संस्था का नाम भी ऐसा रखा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पर इसको सत्संग नहीं कहा गया, विद्यालय के रूप में इन्होंने रखा, क्योंकि भारतवर्ष में सनातन धर्म में जो शिक्षा दिया जाता था, जिसको गुरुकुल कहते थे, तो जहाँ चाहे राजा के बच्चे या प्रजा के, सभी एक जैसा वहाँ बैठकर पढ़ते थे। और जो पढ़ाई होती थी उसमें जो है गुण पहले, मूल्य पहले होता था, बाद में प्रोफेशन की शिक्षा होती थी। परंतु इस समय पर जो शिक्षा मिल रही है उसमें डॉलर, रुपीस, पैसा कैसे ज़्यादा कमाया जाए, तो इस प्रकार हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। जो हमारे भारत की जो संस्कृति के जो मूल्य है वो गायब होता जा रहा है। तो हम लोग, हमारे जो देश में इस समय पर जो युवा है उनका आगे क्या भविष्य होगा, कैसे होगा, इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी बहुत चिंता रहती है। तो आज भले हम सारे विश्व में विश्व योग के नाम से भारत नंबर 1 आया है और सारे विश्व हमारे तरफ उस तरफ देख रहे हैं। तो वैसे ही जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही लक्ष्य है, तो किस तरह से बच्चों को और बहनों को आगे लाया जाए, ताकि जैसे आज घर किसी का अच्छा चल रहा है, मैं कहता हूं जो महिलाएं जो घर में है वो उनके कारण है। तो इसीलिए आज देश का या हमारी जिले का भी जो फिर से हम आगे लाना चाहते हैं, तो वो जवाबदारी भी हमारे बहनों के ऊपर ज़्यादा रहता है, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा रहता है। तो आप सबको जो कार्य दिया गया है हमारी जिले को आगे लाने का, हमको ये खुशी है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय यहाँ है और ये बहनों द्वारा संचालित है। हमारे जो दादी जी है 102 साल की उम्र के हैं, जो अभी लंदन में हैं, जो 19 तारीख को वापस यहाँ आ रहे हैं। तो हम आशा करते हैं, तो उन्होंने लगभग 50,000 बहनों को डेडिकेट करके पूरी तरह से सेवा में दिए हैं, जो आज विश्व भर में ये सेवा कर रहे हैं। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय संपूर्ण रीति से आपको हर प्रकार के साथी रहेंगे, सहयोग रहेंगे। जब भी कभी भी आपको मन में कुछ ऐसा टेंशन आता है या इस प्रकार का कुछ भी हो, ये आपका घर है, परमपिता परमात्मा का घर है। कभी भी आकर के आप यहाँ अपने आप को रिफ्रेश होकर के जा सकते हैं। तो सिर्फ इस बार के लिए नहीं है, भले जैसे इन्होंने कहा कि ड्रेस नहीं बदलाएंगे, परंतु आपके मन के अंदर उल्लास उमंग कैसे रहे, जो आप अपने कार्य को कर सके। तो हम आप जैसे थोड़े से ही काम कर रहे हैं, बट लगभग 1000 से ज़्यादा बहनें, परिवार जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न स्थानों पर इसी जिले में काम कर रहे हैं। तो आप उनको भी देखेंगे तो उनके चेहरे में भी वो खुशी और हंसी देखेंगे। और उनको ज़्यादा कोई पैसा देना चाहे तो भी कहीं और जाए, वो नहीं जाते हैं, वो यहाँ ही सालों से सेवा कर रहे हैं। तो हम भी ये चाहेंगे कि हमारी जिला सारे भारतवर्ष में ऐसा एक एग्जाम्पल और सैंपल बने,
तो इसके लिए हमारे से जो भी सहयोग आपको चाहिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्राप्त हो सकता है। परंतु चैरिटी बिगिंस एट होम, तो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य है। तो आप कितने खुश रहेंगे, आपके मन के अंदर वो शक्ति आएगी तो ही हम वो कार्य सफल कर सकेंगे। ऐसी आशा करते हुए फिर से आपको दिल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। ओम शांति। अंतर्मन से विशेष धन्यवाद करुणा भाई जी का। कार्यक्रम के अंत में मंचासीन सभी वक्ताओं से बहुत बहुत विशेष धन्यवाद और सभा में उपस्थित आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन आपका सदा रहे खुशियों से आबाद, आध्यात्मिकता से बने सशक्त और मूल्यवान। आज दृढ़ संकल्प से आप सभी डालें नए समाज की बुनियाद। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।